यूँ तो आत्महत्या एक कायरता है, लेकिन अगर सुनियोजित तरीके से हो, अगर संविधान अपने बुद्धि विवेक, अपने कर्तव्य निष्ठा का संपूर्ण विवेचना करते हुए जिस प्रकार से अतुल सुभाष ने की, तो हमें लगता है कि आपको शायद एक मिसाल देखने को मिलेगा। मिसाल ऐसा जिसमें सोशल मीडिया से लेकर के न्यूयॉर्क का न्यूज रूम तक हिल गया। यहाँ पर BBC लंदन जो हम पर हर पल नज़र बनाए रखता है, उस BBC लंदन में यदि छोटा सा फोटो प्रकाशित होता है जिसमें कि सुभाष हत्याकांड के मुख्य आरोपी उनकी पत्नी निकिता, उनकी मां और उनके भाई अनुराग गिरफ्तार होते हैं और जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं, तो उसे सुंदर शब्दों में छापा जाता है। लेकिन वास्तविकता यहां यह है कि जो सुभाष हत्याकांड में जो लोग अभियुक्त हुए, वो सब जेल के सलाखों के पीछे चले गए क्या? जिनको सुभाष जी ने अभियुक्त बनाया, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आरोपित किया, 40 पन्नों के लिखे उस आत्महत्या सुसाइड नोट में, उसके अलावा जो 1.5 घंटे का वीडियो प्रकाशन में जिन लोगों पर आरोप लगा, वो जेल के पीछे गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। ये तो सब योगी अभियुक्त थे, जो लेकिन मुख्य अभियुक्त थे, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त उन्होंने जज को और पेशकार को बनाया है, उस पर किसी की नजर नहीं है। कांड इतना बड़ा था, देश उबल ना जाए, इस वजह से संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। मुझे यह पता चला है कि वहां के मुख्य न्यायाधीश भी इससे सहम उठे कि आखिर हमारे देश में रहने वाले युवा जो कोल्हू की बैल की तरह से काम करते हैं और देश में ही बनाए गए संविधान, जिसे महिला उत्पीड़न कहते हैं, महिला के गुजारा भत्ता कहते हैं, उनके गुजारा के लिए दिए हुए राशि कहते हैं, उसका दुरुपयोग करते हुए किस कदर से हो रहा है, और ये चीज देश समझ रही है। और जब देश समझ रही है, तो इस प्रकार से अगर एक युवा जो कि संपूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ है, सुसाइड से 3 दिन पहले लिखित रूप से डायरी नोट्स बनाता है, एक एक चीजों को करता है, उसे टिक करता है, वो यहां तक कि अपने ऑफिस और अपने कार्यालय के कामों को भी निपटाता है, उसे भी डन करता है, मरने से पहले किसी का 1 रुपया रखता नहीं है, अपने तमाम पैसों को उन जगहों पर सुनिश्चित करता है, अपने डॉक्यूमेंट्री को, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि तमाम लीगल फाइलों को सुसज्जित करता है और उन लोगों को देता है जिन लोगों से आस है उसे कुछ न्याय मिल जाए। आखिरी में उसने 12 ख्वाहिशें दी। वो 12 ख्वाहिशें में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत ख्वाहिश ये थी, उसने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरे अस्थियों को न्यायालय के सामने गटर में बहा देना। अब अंत में मैं न्यायालय लेके चलता हूं आपको। न्यायालय वो है जो संपूर्ण रूप से गटर के रूप में ही संचालित हो रहा है। आप न्यायालय उसे कह रहे हैं, उसने ऐसी न्यायालय से आशा रखी जिस न्यायालय में जाने वाले तमाम लोग उस गटर में बहने वाले कीड़े हो जाते हैं, जो सिर्फ रेंगते हैं न्याय की आस में। इसी तरह सुभाष हत्याकांड जैसे आत्महत्या करने के लिए हमेशा मजबूर होते हैं। पीठासीन पर बैठे हुए जज अपने लिए सब्जियां मंगवाता है। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो सक्षम नहीं है पैसे देने के लिए। हमारे लोग जो सक्षम हैं उनसे लाखों लेता है, तब जाकर बेल देता है। बेल के बाद वो कहता है कि जो मुद्दई है, जो उसके कमाई का जरिया बना है, उसका जीवन पालन पोषण करो। तो ऐसी घटना सामान्य सी घटना है। आंशिक रूप से आप यूं कहें कि फाइलों पर धूल जमाने का, पर्दा डालने का एक जरिया है, जिसके माध्यम से अतुल सुभाष के द्वारा आरोपित किए गए उनकी पत्नी, उनकी सास और उनके साले को जेल के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन अगर जेल किसी को जाना चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट जज जाना चाहिए, वो पेशकार जाना चाहिए, जो व्यवहार न्यायालय के नाम पर अपना व्यवहार कर रहा है, अपना धंधा चला रहा है। और ये एक जगह का नहीं, पूरे देश का मामला है, पूरे देश के मामले हैं। पूरे देश में आज तक मुझे नहीं लगता है कि निचली अदालतों में एक भी जज ऐसा है जिसने इस तरह का कारोबार नहीं किया हो। अगर उसने अपने हाथों में रुपया नहीं लिया है तो अपने नजरों के सामने तारीख को बेचते हुए तो जरूर देखा होगा। उसने अपने नजरों के सामने उस पीपी को देखा होगा जो 500 रुपया लेकर पू हो जाता है और 500 रुपया लेने के लिए पो करते रहता है। जरूर देखा होगा। ऐसा कोई न्यायाधीश नहीं है यदि गंगा में प्रवेश करके ये कहे कि नहीं मैंने नहीं देखा है, वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये तमाम देश के लोगों को पता है कि पेशकार नाम जिसका पेश करना काम है, सिर्फ पेश करना, वो अपनी चमड़ियों को पेश करता है, अपने व्यवहार को पेश करता है, 50 से 100 रुपया में बिकता है। और वो पेशकार पर जब आरोप लगता है तो वो जेल के पीछे नहीं जाता है। जेल के पीछे सिर्फ वो जाते हैं जो सेकेंडरी होते हैं, जो सिर्फ माध्यम बने होते हैं।
और माध्यम ऐसा माध्यम जिसका माध्यम सिर्फ न्यायालय बनाया जाता है, जिस न्यायालय को हम कोर्ट कहते हैं। इसी वजह से अंशतः लोग न्यायालय को पिछले दरवाजे से उनके पीठ के पीछे कोठा कहता है। आपको समझ में आ जाए तो शायद आज देश का भला होगा। उनके पिता पवन मोदी ने जिन चीजों की मांग की है वो शायद देश क्यों नहीं मांगा, ये मुझे लगता है आश्चर्य की बात है। उन्होंने मांग किया है कि जिस तरह महिला आयोग है उस तरह पुरुष आयोग भी बने। शोषण सिर्फ पुरुष का ही होता है। कोल्हू की बैल की तरह पिसने वाला पुरुष, जिससे 7 फेरे लेकर के संबंध निभाने आती महिलाएं सिर्फ उपयोग की वस्तु बना देती है, उसे कमाई का जरिया बना देती है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है कि सिर्फ यदि पुरुष कमाता है तो उसी में महिला के हिस्सेदारी होगी। अगर 7 फेरे लगते हैं, दोनों बंधन सूत्र समान होते हैं, तो महिलाओं के कमाई में पुरुष का हिस्सेदार क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आज उनके पिता ने अपने पोते को मांग की है। उनका संपूर्ण अधिकार है जिस पोते के लिए, जिस एक बच्चे का लालन पालन के लिए जौनपुर जैसे सामान्य शहर में, जहां पर 2 से 4 हजार रुपया मुनासिब है, जो उनका रहन सहन है उनके हैसियत के मुताबिक, वहां पर 80,000 रुपया प्रति माह देने वाला अतुल सुभाष आत्महत्या कर लेता है और उसके पिता अपने पोते को मांगते हैं, तो उनका पोते का लालन पालन किस आधार पर हुआ, यह सोचने की बात है। अब देश को समझना है कि आज इस आत्महत्या से उस अतुल सुभाष को क्या न्यायालय से उन्हें फांसी की सजा होने के बाद भी न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उन्हें यह न्याय तब मिलेगा जब उनके जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों युवाओं की जान बचाई जाएगी। कोल्हू की तरह पिसकर खुद बेंगलोर, बिहार का रहने वाला एक युवा बेंगलोर में कोल्हू की तरह बह रहा होता है और उसके पैसे से पल रहे होते जौनपुर में ऐसी महिलाएं जो महिला की कहीं से भी महिला कहलाने की योग्यता नहीं रखती है, जो अपने पुरुष के साथ ना बांधकर कहीं और दाने चुग रही होती है, कहीं और घूम रही होती है। आपको पता है कि किसी की गिरफ्तारी नोएडा से होती है, किसी की गिरफ्तारी इलाहाबाद से होती है, और उनके रहन सहन से आपको साफ पता चल जाएगा कि 80,000 रुपया में सिर्फ इनका लालन पालन नहीं हो रहा था। ये तो देश के तमाम उन युवाओं को, अतुल सुभाष जैसे कितने लोगों को चूस रही होगी, कितने का खून चूस रही होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तैसे एक नहीं लाखों के हिसाब है। इन रक्त पिशाचुओं के पीछे जो मूल आधार है वो अदालत है, अदालत है, अदालत है। इस पे संपूर्ण रूप से एक संविधान बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए, एक सिद्धांत बनना चाहिए। गुजारा भत्ता किसी महिला या किसी के लिए भी कहीं से भी मुनासिब नहीं है। अगर संबंध बनता है और संबंध विच्छेद होता है तो उन पर अधिकार का कोई बात ही नहीं बनता है। अगर अधिकार की बात हो तो पुरुषों को भी संपूर्ण अधिकार देना चाहिए जो महिलाओं को दिया जाता है। आपको